Hey everybody, welcome to this lecture. ये lecture will be a completion of chapter number 2 of audit, right? So let's begin. Second जो element था, जैसे हमने पहला element क्या पढ़ा था? Anybody? Planning process के दो elements हमने देखे थे. पहला है preliminary engagement activity and दूसरा है planning activities. So basically पहला जो है preliminary engagement activities वो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा. अभी हम लोग सेकेंड एलिमेंट देखने वाले हैं प्लानिंग का. दैट इज़ नथिंग बट प्लानिंग एक्टिविटीज़, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स अगेन टू थिंग्स. वन इज़ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाता है. ठीक है, प्लानिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं. दूसरी चीज़ क्या करते हैं? हम ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं. स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऑडिट प्लान बनाते हैं. ठीक है, ये दोनों चीज़ें करते हैं. Establishing the overall audit strategy, assistance for the auditor. देखते हैं इसमें क्या है. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. तो जब आप स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप क्या कर रहे हो? आप एक डायरेक्शन दे रहे हो उस चीज़ को. आप एक टाइमिंग सेट कर रहे हो, कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, है ना? आप स्कोप डिसाइड कर रहे हो. तो यही सब है, यही तीनों चीज़ें, लेकिन ऑडिट से रिलेटेड, राइट? guides the development of the more detailed audit plan. ठीक है. The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing. ठीक है, ये same repeated sentence है. The process of establishing the overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of the auditor's risk assessment process, such matters as. अभी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है that जो ऑडिट स्ट्रैटेजी है वो ऑडिटर को किस किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में असिस्ट करता है. ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर इन व्हाट ऑल थिंग्स, इन व्हाट ऑल मैटर्स. सो सी, दे हैव गिवन हियर सम 4 पॉइंट्स. फर्स्ट इज द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज. तो हाउ मच रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, कितना रिसोर्सेज लगेगा पर्टिकुलर ऑडिट के एरिया को ऑडिट करना, एग्जामिन करना. रिसोर्सेस में आई कैन से कि रिसोर्सेस यानी क्या ऑडिटर के लिए, जैसे उसके जो टीम मेंबर्स है वो उसके रिसोर्सेस हो गए, है ना? उसका जो टाइम है दैट इज़ इट्स रिसोर्सेस. सो ये सारी चीज़ें सच एज द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स, मैंने वही बोला, फॉर हाई रिस्क एरियाज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स. तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना, टीम मेंबर्स कितने होने चाहिए, क्या उनका कैपेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेट्रा इज़ नथिंग बट द रिसोर्सेज फॉर द ऑडिटर. तो ये पहला पॉइंट बोल रहा है कि क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने चाहिए स्पेसिफिक ऑडिट एरिया के लिए, वो उस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा, है ना? स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाउ मच टीम मेंबर इज रिक्वायर्ड, इज देयर एनी नीड फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट. सेकेंड पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. जैसे मैंने बोला कि कितने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स. ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट. इन्वेंट्री काउंट के लिए कितने टीम मेंबर्स की ज़रूरत है. द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क. जो दूसरे ऑडिटर ने काम किया उनके रिव्यू का हमें कितना एक्सटेंट कंसिडर करना चाहिए. और ऑन द ऑडिट बजट इन आस्क्ड टू अलोकेट टू हाई रिस्क एरियाज. ठीक है, व्हेन दीज रिसोर्सेज हैव टू बी डिप्लॉयड सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट की कट ऑफ डेट्स. अभी देखो, इंटरिम यानी ईयर एंड के बीच में, मे बी 6 महीने के बाद, एग्जाम्पल 6 महीने के बाद, यानी अप्रैल से 6 महीने, जून जुलाई जब भी आता है तभी, या फिर की कट ऑफ डेट्स. कट ऑफ यानी 31 मार्च. कट ऑफ डेट यानी हमेशा याद रखना ईयर एंड यानी 31 मार्च मोस्ट प्रोबेबली. तो ये जो भी रिसोर्सेज है ये कब हमें यूज़ करने हैं, यूटिलाइज करने हैं, क्या हमें इसको 6 महीने के अंदर मतलब यूज़ करना है या आपको पूरा साल यूज़ करना है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि जो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओगे तो इट विल बी assisting the auditor in order to decide how such resources are managed. इन जो resources है इसको manage कैसे किया जाएगा, direction कैसे दिया जाएगा, ये supervision कैसे होगा इनका, है ना?
उन्होंने दिया है एग्जाम्पल, व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज are expected to take place, for example on site off site, and whether to complete engagement quality control reviews. तो बेसिकली रिव्यू यही सब है कि सुपरविजन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। आप इतना लिखोगे इतना तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी जब बनाएगा ना ऑडिटर, तब उसको क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। तो आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा एंगेजमेंट का। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, कि स्कोप क्या है एंगेजमेंट का, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओनली अ वेल डिफाइंड स्कोप कैन लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि जब आपको स्कोप पता चलेगा एंगेजमेंट का, दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर वी सपोज टू ऑडिट, तभी जाके आप स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। तो स्कोप और स्ट्रैटेजी का लिंकेज आपको करना है व्हेनेवर दिस पॉइंटर कम्स अप। ऑलराइट, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। तो वो बोल रहे कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्कोप को डिफाइन करते हैं। तो वो क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो, यानी आपको पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको देखना है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री, आप कौन सी इंडस्ट्री की कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, राइट। तो उस वजह से बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है वो देखना। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड। अभी बिजनेस में जो भी सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स यानी कि जो भी ब्रांचेस हो गए, एसोसिएट्स हो गए, जो भी है सेगमेंट्स, उनका नेचर क्या है, उनके बिजनेस क्या है वो देखना है ना। क्या हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, क्या ऐसा कोई बिजनेस यूनिट है जिसका नॉलेज हमें नहीं है, तो डू वी रिक्वायर दैट स्पेशल नॉलेज, सो दैट इज़ टू बी सीन। Third is industry specific reporting requirements required by industry regulators. Now suppose banking industry, तो there will be certain requirements जो fulfill करने पड़ेंगे, है ना। So we have to know that, we have to see whether there is any reporting requirements, मतलब auditor के side से is there anything that is to be reported as per the industry regulation, not as per the ICA Act, as per the industry regulation, alright. Expected use of audit evidence obtained in previous audits. प्रीवियस ऑडिट में जो भी ऑडिट एविडेंस है, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, क्या उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कितना हद तक यूज़ कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पॉइंट के, यानी आइडेंटिफाई द स्कोप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन द स्कोप के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सेकंड इज रिलेटेड विद द सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंड द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, थर्ड इज अबाउट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर, फोर्थ इज अबाउट द प्रीवियस ऑडिट एविडेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एविडेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखोगे, है ना, ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, ताकि आप ऑडिट का टाइमिंग जान सको और आप कम्युनिकेशन, किस तरह का कम्युनिकेशन करना है, यानी जैसे हम ओपिनियन देते हैं ना, एडवर्स ओपिनियन, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो भी है, ये क्या है, ये सब कम्युनिकेशन ही तो है ना, रिपोर्टिंग के द्वारा कम्युनिकेशन ही तो है। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, सो उस वजह से हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे। सो देखो, टू असर्टेन द असर्टेनिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट हेल्प्स द ऑडिटर टू प्लान द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने समझाया है ये, देखो। What is the example? The entity's timetable for reporting, organization of meetings to discuss of nature, timing and extent of audit work with management. Management के साथ में आप discuss कर रहे हो nature, timing and extent of audit. Discussion with management regarding expected type and timing of reports to be issued, including the auditor's report. तो ये सारी examples are nothing but असर्टेनमेंट ऑफ अ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा, तो उसी के ये सारे एग्जाम्पल है
कि रिपोर्टिंग का टाइम टेबल बना लेना, या फिर मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करना कि क्या नेचर होगा ऑडिट का, या फिर मैनेजमेंट के साथ में रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड, मतलब क्या टाइप का रिपोर्ट होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क। आपको पता है व्हेनेवर यू गिव अ कम्युनिकेशन, इफ़ इट इज़ मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने का सोच रहे हो, तो यू हैव टू फर्स्ट डिस्कस विथ मैनेजमेंट अबाउट दिस। ये आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है मैनेजमेंट को, तो कि वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ ओपिनियन। ओके, सो ये 4th पॉइंट उसी के बारे में बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट कि कम्युनिकेशन अमॉन्ग, नहीं वेट, discussion with communication on the status of audit work throughout the audit, regarding the expected communication हम क्या देने वाले हैं, है ना। expected nature and timing of communications among engagement team members including the nature timing, तो team members के साथ भी expected timing, nature of communications क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है। Next is consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's efforts। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो ऑडिटर के हिसाब से ज़रूरी है जब आप आपके टीम मेंबर्स, जो ऑडिट टीम मेंबर्स है, उनको डायरेक्शन देते हो। तो आप जब डायरेक्शन देते हो तो उनके एफर्ट्स कहाँ लगने चाहिए, है ना, उनके एफर्ट्स कहाँ लगने चाहिए, उस चीज़ के लिए क्या फैक्टर्स है in the auditor's professional judgment which are significant when in directing the engagement team efforts. So the auditor needs to direct efforts of engagement team members towards matters that in the professional judgment are significant. तो ऐसे मैटर्स की तरफ उनका एफर्ट्स लगना चाहिए टीम मेंबर्स का, कि जो ऑडिटर को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स हेल्प ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन यानी ऑडिट स्टार्ट होने के पहले आप अगर जो ट्रांजैक्शंस किए हैं एंटिटी ने, उनका मटेरियलिटी देखो, आप अकाउंट बैलेंसेस देखो, डिस्क्लोजर्स देखो, तो आपको एज एन ऑडिटर ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट करने में आसानी होगी। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटकम्स। तो ज़्यादा आप वहाँ ध्यान दो ना जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। Few examples जैसे volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control। तो देखो पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप प्रिलिमिनरी क्या करते हो, जैसे आप प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन करते हो, तो आपको क्या दिखता है ऑडिट के स्टार्टिंग में कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या हम जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, क्या हम उन पर रिलाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है। सेकंड क्या है, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज चेंज। अगर कोई सपोज बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनी है, तो उस बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या कोई चेंजेस हुए, क्या कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या कोई नए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए। तो क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फॉर्मेटिंग में ही कोई चेंजेस आए हैं, है ना, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या ऐसा कुछ चेंज हुआ है। तो ये प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन के एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट्स, कोई और जैसे लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट हुआ है, तो ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। नेक्स्ट इज कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। अभी जो भी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे वो प्रिलिमिनरी एक्टिविटी था। अभी इसके रिजल्ट्स को आपको भी ध्यान में रखना है। सपोज कोई चेंज हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, उस पर क्या कंसिडर करना है वेर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये देखना है वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट्स परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटीज रेलिवेंट। सो कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, यानी जो भी हमने प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन किए हैं एक्टिविटीज़ का, उनका रिजल्ट कंसिडर करना, ठीक है। जो नॉलेज एंगेजमेंट पार्टनर ने लिया है क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, वो भी कंसिडर करना है। तो कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, यहाँ तक तो क्लियर है ना। और जो भी नॉलेज गेन किया है फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट गोज ऑन अ लॉन्ग वे इन एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी। सो सी व्हाट ऑल आर द एग्जांपल्स हियर। पहला है
results of previous audits that involved evaluating the operating effectiveness of internal control. तो जो भी previous audit के जो भी evidence थे, जो भी result था in relation with internal controls, वो आप evaluate करोगे, है ना, इंक्लूडिंग कि जो डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी है उस पर एक्शन लिया है या नहीं लिया है. डेफिशिएंसी यानी जैसे कोई इंटरनल कंट्रोल लगाया है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, सिर्फ नाम के लिए लगाया है इंटरनल कंट्रोल, तो उस चीज़ के लिए क्या एक्शन लिया है, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज द मैनर इन विच द ऑडिटर emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind. तो किस मैनर में, अभी देखो जब आप ऑडिट करते हो ना, आपको एक क्वेश्चनिंग माइंड, स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, राइट. तो किस मैनर में ऑडिटर एंगेजमेंट टीम्स को बताता है ये चीज़ कि हमें क्वेश्चनिंग माइंड रखने की ज़रूरत है एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन गैदरिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस. तो द मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फसाइजेस टू द एंगेजमेंट टीम, ठीक है, किस मैनर में वो कम्युनिकेट करता है या एम्फसिस करता है एंगेजमेंट टीम को कि क्वेश्चनिंग माइंड रखो. नेक्स्ट इज टू असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. तो जो ऑडिट है, एंगेजमेंट यानी यहाँ पे ऑडिट हम लोग समझते हैं कि ऑडिट करने के लिए क्या रिसोर्सेस का क्या नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट लगेगा, रिसोर्सेज का क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट लगेगा, वो हमें देखना है. जैसे कि एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन हो गया, ऑडिट वर्क टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स में बी असाइन इन एरियाज वेयर देयर इज़ अ हायर रिस्क. तो इन्होंने उसी चीज़ को और इलैबोरेट करके बोला है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि जो ज़्यादा हाई रिस्क वाले एरियाज़ है ऑडिट में, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो पर्टिकुलर काम, है ना. सिमिलरली एंगेजमेंट बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क आर टू बी केप्ट इन माइंड. ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो बजट, एंगेजमेंट का जो बजट है और कितना टाइम हायर रिस्क एरियाज को देना है, वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. तो देखिए ये हो गई टोटल कि इन इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को क्या करना चाहिए. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइल इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी व्हाट शुड बी द ऑडिटर डू, व्हाट शुड ऑडिटर डू, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन सच केस. तो यही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, यही सारा यहाँ पे समराइज़ किया गया है, आप देख सकते हो, ये आपको लिखना है. इलस्ट्रेशंस जो भी है वो हम लोग एक साथ Q&A सेशन में देखेंगे. तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, राइट. ये मैंने आपको पहले ही बोला, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो सब चीज़ें हम लोग Q&A सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी बी पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. पहला हो गया, अब ये दूसरा पॉइंट है कि वंस द ओवरऑल स्ट्रैटेजी मतलब एक बार की ऑडिट स्ट्रैटेजी बन जाती है एंड ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड, बाद में आप क्या कर सकते हो, ऑडिट प्लान बना सकते हो. यानी पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है या ऑडिट प्लान बनता है, टेल मी. यस, पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है फिर ऑडिट प्लान बनता है. ये MCQ में आ सकता है. ओके, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. तो आप ऑडिट स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाओगे, ऑडिट प्लान बनाओगे, टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए भी आप उसको बनाओगे, किसको, ऑडिट प्लान को. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. ये तो है ही कि आप जब ऑडिट प्लान करते हो तो आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए. In fact, without adequate knowledge of client, a proper audit is not possible. Gaining knowledge of client's business is therefore important. सिर्फ यही सब चीज़ें घुमा फिरा के बोलिए कि क्या है कि क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज आपको होना चाहिए. ऐसे 300 के बारे में यहाँ पे बात किया है कि द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान, risk assessment procedures, nature, timing, extent of plan, further audit procedures at assertion level. ठीक है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. रिस्क को आप असेस करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाओगे और आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाओगे, ये दोनों चीज़ों को लेके क्या है, ये दोनों चीज़ों का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को आप कंसिडर करोगे जब आप
ऑडिट प्लान करोगे, ऑलराइट। इसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड, ये तीनों चीज़ है, ठीक है। द ऑडिटर प्लान्स व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म, ठीक है, क्या प्रोसीजर्स लगेंगे वो ऑडिटर प्लान करेगा, उसका टाइमिंग, हाउ मच वर्क शुड बी डन टेकिंग इनटू अकाउंट सैम्पल साइज, वो सब चीज़ें। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि ऑडिट प्लान जो है, ये मार्क कर लो जो ऑडिट प्लान है वो ज़्यादा डिटेल होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी से, ठीक है। उसमें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस, हाउएवर प्लानिंग, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट फॉर द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ दोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यानी पहले आपने एज एन ऑडिटर कोई प्रोसीजर लगाया है रिस्क को देखने में। रिस्क यानी क्या कि जो भी है इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर एरर या फ्रॉड का रिस्क है, ये सब चीज़ें देखने के लिए आपने कुछ प्रोसीजर्स लगाए एज एन ऑडिटर। अभी वो प्रोसीजर से भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया, तो वही यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इन एडिशन द ऑडिटर में बिगिन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर सम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स बिफोर प्लानिंग ऑल रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर ने लगा दिए हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, अकाउंट बैलेंसेस के लिए, इवन बिफोर प्लानिंग ऑल रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। प्लान करने के पहले ही उसने लगा दिया, ऐसा भी हो सकता है। यही है अभी एलिमेंट्स जो हमने देखे, ये दोनों चीज़ें हमने देखी, ये दोनों भी हमने देख ली, ऑलराइट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग Q&A सेशन में। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में? अभी हमने देख लिया कि ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले बनती है फिर प्लान बनता है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी, व्हाट इज द सिमिलैरिटी नहीं बोलूँगी, रिलेशन क्या है? तो देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू ऑडिट, वेयरएज ऑडिट प्लान एड्रेसेस द वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड है, ओवरऑल अप्रोच रखती है। सो द ऑडिट प्लान इज नथिंग बट वो एड्रेस करता है जो सारी चीज़ें ऑडिट स्ट्रैटेजी में है, ठीक है। ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटरमाइंस स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखा होता है कि ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन क्या है, वेयरएज ऑडिट प्लान में क्या दिया गया होता है कि हाउ स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि स्ट्रैटेजी तो बन गई है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली ऑडिट प्लान में इम्प्लीमेंटेशन आता है। क्या आता है? इम्प्लीमेंटेशन। ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल्ड होता है, ये हमने देखा था। फिर प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ऑफ द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स, ठीक है। ये जस्ट एक पॉइंटर दिया है। वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश, ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड। तो पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, फिर ऑडिट प्लान बनता है, यही उनको बोलना है, टेकिंग टू अकाउंट द नीड, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस। तो ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन आ सकता है इस पर कि क्या है सिक्वेंशियल प्रोसेस है कि पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बननी चाहिए फिर ऑडिट प्लान बनना चाहिए? नहीं, ये कोई एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप प्लान भी पहले कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन चेंज इन अनदर। तो आपको ये बोलना है कि इंटर रिलेटेड है, हाँ है, एक में चेंज करोगे दूसरा भी चेंज होगा, ठीक है। सीक्वेंशियल प्रोसेस है क्या? नहीं है। टोटली डिस्क्रीट है क्या एक दूसरे से? नहीं, ये इंटर रिलेटेड है, डिस्क्रीट नहीं है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में। तो देखो, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग रिमेन्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान बनाना ऑडिटर की। इट इज़ द ऑडिटर हु इज रिस्पॉन्सिबल, ओके। However, as discussed earlier, auditor may discuss the elements of planning, यानी वो मैनेजमेंट के साथ में क्या कर सकता है, डिस्कस कर सकता है कि हमने क्या प्लान बनाया ऑडिट का और क्या हमने स्ट्रैटेजी बनाई है ऑडिट को ऑडिट करने की, राइट। नाउ नेक्स्ट, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अभी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्लान बनाया है लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट आप चेंज कर दो। तो जैसे मैंने पहले कहा था वही है इस ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में स्टिल हम लोग रीड करेंगे कि ड्यूरिंग द ऑडिट भी अगर कुछ प्लान होता है तो आपका ऑडिट प्लान रिवाइज होता है और आप उसको रिवाइज करते हो और आप अकॉर्डिंगली प्लान करते हो। अभी क्या है कि द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो
ऑडिटर को कंटिन्यूसली अपडेट और चेंज करना चाहिए ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान को, जैसे जैसे उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या कंडीशंस या कुछ ऐसे एविडेंस सामने आते हैं, ठीक है, वही इसमें बोला है। तो ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग, thereby resulting planned nature timing extent of further audit procedures based on the revised। तो फिर से आपका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड चेंज होगा फॉर द ऑडिट प्रोसीजर का, राइट। क्यों? क्योंकि आपका फिर रिवाइज हो रहा है ऑडिट प्लान या स्ट्रैटेजी। दिस मे बी द केस। ये कब हो सकता है कि चेंज आ सकता है ऑडिट प्लान या स्ट्रैटेजी में? तो ये तब पॉसिबल है जब ऑडिटर ऐसे कुछ चीज़ों से एनकाउंटर होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो दोनों डिफर कर रहे हैं, वो दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे वर्ड है डिफर सिग्निफिकेंटली, तब जाके आप रिवाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू एंड डिटेल चेकिंग। आपने क्या किया, कोई ऑडिट एविडेंस उसको डिटेल चेकिंग किया, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स। आपने इंटरनल कंट्रोल्स चेक किए तभी आपको एक एविडेंस मिला और आप एक्चुअल जो एविडेंस है उसमें डिटेल में जा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है। तो तब आप क्या करोगे, आपके ऑडिट प्लान और स्ट्रैटेजी चेंज करोगे। अभी प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अभी आप ऐसा तो नहीं है कि आपके जो ऑडिट के टीम मेंबर्स हैं आपके साथ में, आप उन पे छोड़ दोगे कि आप कर लो, मैं कुछ देखूंगा नहीं। नहीं, आप क्या करोगे, आप उसको सुपरवाइज करोगे उनके काम को, आप रिव्यू करोगे, करेक्ट। So the auditor shall plan the nature, timing, extent, direction and supervision of engagement team members and the review of the work। तो उसको ऑडिटर को रिव्यू और सुपरविजन के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। अभी जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना हद तक के हमें सुपरविजन करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो देखो, जैसे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी है एंटिटी का, है ना, बड़ा एंटिटी है, मीडियम एंटिटी है, स्मॉल एंटिटी है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है एंटिटी का, यानी ट्रांजैक्शंस कितने कॉम्प्लेक्स है, एरिया क्या है ऑडिट का। भी अगर ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आप टोटली छोड़ नहीं सकते एम्प्लॉयज़ पे, आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, है ना, ऑडिट का काम। द एरिया ऑफ द ऑडिट, असेस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपने रिस्क देखा है, आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है, तो उस जो रिस्क आइडेंटिफाई किया टीम मेंबर ने उसको असेस करना। द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। अभी हाई रिस्क एरिया में आप लो एक्सपीरियंस पर्सन को नहीं रख सकते हो, है ना, आपको हाई एक्सपीरियंस पर्सन को उस काम को देना चाहिए, हाई रिस्क एरियाज को। तो इसलिए आपको कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर देखना ज़रूरी। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जाम में। अभी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि ऑडिटर को क्या सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। तो उसको ऑडिट स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसने वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और बाद में अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो वो भी उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, then the documentation of the overall audit strategy is a record of the key decisions considered necessary to properly plan। तो audit strategy हमने जैसे देखा ऊपर कि it is nothing but the key decisions जो बनाए जाते हैं, है ना, जिसके बेस प्लानिंग बनाई जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें। the documentation of the audit plan is a record of the यानी ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में बोला है और ये ऑडिट प्लान के बारे में बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन उनका मतलब क्या। तो ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन यानी प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग। तो प्रॉपर प्लानिंग का भी आपके पास एक रिकॉर्ड है, ये वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाता है। तो ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स। तो एक ना पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है ऑडिट प्रोग्राम का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं ऑडिटर। ऑडिट प्रोग्राम यानी क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कंप्लीशन चेक्स टेलर्ड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट भी आप बना सकते हो। और रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट प्रोग्राम आ सकता है, ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट आ सकता है, एक्सेट्रा। अ रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान। तो आप चेंजेस जो है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, रिकॉर्ड यानी डॉक्यूमेंट करोगे, है ना। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग ऑडिट प्रोग्राम देखेंगे, है ना। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद ऑडिट प्रोग्राम। तो देखो, ऑडिट प्रोग्राम तो सबसे पहले क्या होता है समझ लो। ऑडिट प्रोग्राम इज़ नथिंग बट एक डिटेल फॉर्मेट होता है जहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स किस किस को असाइन करना है। अभी वेरियस टीम मेंबर्स है, किस टीम मेंबर को क्या असाइन करना है काम, कितने दिनों में ख़त्म होगा, क्या होगा, सारा डिटेल होता है उसमें, ठीक है। व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स, हु विल डू इट, विद इन व्हाट टाइम और व्हाट डेज, एक्सेट्रा।
एंड रिमार्क्स भी होते हैं उसमें, ठीक है, ऑडिटर टीम मेंबर रिमार्क, फिर फाइनल रिमार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट प्रोग्राम. तो देखो, it is desirable that in respect of each audit and more practically for bigger audits, audit program should be drawn up. audit program एक बनाना चाहिए. उसके बेसिस पे, audit program के बेसिस पे टीम मेंबर्स काम करते हैं. उनको समझ में आता है कि क्या क्या वर्क किन किन को दिया है, ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. तो इन ऑडिट प्रोग्राम क्या प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं, क्या किस पर्सन को क्या ऑडिट वर्क दिया गया है, वो सारा चीज़ें होता है. तो जैसे अगर बिगर ऑडिट्स है, बड़े कंपनियों का ऑडिट है, तो ऑडिट प्रोग्राम तो बनाना ही चाहिए, ऐसे वो कह रहे हैं. ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड. तो ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस एंड हाउ इट इज टू बी अप्लाइड, कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है, and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed. तो एक स्टेप दूसरे स्टेप से कैसे इंटररिलेट कर रहा है वो भी वहाँ पे दिखता है. कीपिंग इन व्यू द असर्शंस in the statements of account produced for audit or on the basis of appraisal of the accounting records. appraisal यानी टेस्टिंग करना, चेकिंग करना, एग्जामिन करना, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें है ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, ये मैंने बोल दिया है आपको, अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ द गेटिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, है ना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए बनाया जाता है. इन अदर वर्ड्स उन्होंने क्या बोला है कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स. सो दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, राइट, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटिंग. इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस, यानी वो क्या बोलते हैं कि सपोज मैंने फॉर एग्जांपल बैंकिंग के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया है एंड मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी का भी एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया है. एक्चुअली मैंने क्या किया है, जो बैंकिंग का ऑडिट प्रोग्राम था वही इंश्योरेंस के लिए यूज़ किया ऑडिट प्रोग्राम. चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज से आते हैं, दोनों अलग अलग कंपनीज के बैकग्राउंड है, दोनों के लीगल फ्रेमवर्क अलग है, रेगुलेशन अलग है, राइट, लॉ अलग है दोनों का. तो ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप एक ऑडिट प्रोग्राम कई सारे बिजनेस को अप्लाई करो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. हर एक एंटिटी का, जहाँ तक मुझे पता है, हर एक एंटिटी का अलग ऑडिट प्रोग्राम बनना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका नेचर, बिजनेस का साइज, कॉम्प्लेक्सिटी सब अलग होता है ना. एक बिजनेस कैन नॉट बी सिमिलर टू अनदर बिजनेस, है ना. थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हो सकता है बट एंटायरली सिमिलर हो सकता है क्या? नहीं, फ़र्क रहता है, राइट. देखो, बिजनेस वैरी नेचर, साइज, कंपोजिशन, है ना. एक का जो काम है, वर्क विच इज़ सूटेबल टू वन बिजनेस मे नॉट बी सूटेबल टू अदर्स, है ना. इफ़िशियंसी ऑपरेशन यानी इंटरनल कंट्रोल जो लगाए जाते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो काम होता है, वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है. तो सिमिलरली ऑडिट प्रोग्राम भी अलग होना चाहिए. ऑन द अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल अंडर ऑल इज़ नॉट प्रैक्टिकल. तो ये प्रैक्टिकल नहीं कि आप एक ही ऑडिट प्रोग्राम लेके बैठो हर एक कंपनी, दूसरे अलग अलग कंपनीज के लिए नहीं पॉसिबल है. However, it becomes a necessity to specify in detail audit program the nature of work to be done. तो ऑडिट प्रोग्राम में ये ज़रूरी है कि आप जो नेचर ऑफ वर्क है उसका, मतलब नेचर ऑफ वर्क के बारे में आप लिखना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है. सो दैट नो टाइम विल बी वेस्टेड, ठीक है. स्पेशल मैटर और एनी स्पेसिफिक सिचुएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ. तो बस ये एक ही पॉइंट है कि यहाँ पे कि नेचर ऑफ वर्क आपने ऑडिट प्रोग्राम में लिखना चाहिए. द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड. असिस्टेंट यानी जो भी टीम मेंबर्स है जो ऑडिटर को असिस्ट कर रहे हैं, उनका ओपन माइंड चाहिए. यानी क्या, वो देखते हैं. Auditor, having regard to the nature, size, composition of business and dependability of internal control, should frame a program. ठीक है, उसको accordingly प्रोग्राम बनाना चाहिए. जो मैंने ऊपर बताया उसके हिसाब से नेचर, साइज और इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनना चाहिए, है ना. As experience is gained by actually carrying out the work, the program may be altered to take care of. अभी जैसे जैसे आगे ऑडिट बढ़ता है, जैसे एक्सपीरियंस आता है, समझ में आता है, ऑडिट प्रोग्राम भी ऑल्टर या चेंज किया जा सकता है. But are found relevant for the, ठीक है. Similarly, if any work originally provided
प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू अननेसेसरी और इररिलेवेंट, इट मे बी ड्रॉप्ड। या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अननेसेसरी लगती है बाद में, तो वो ड्रॉप की जा सकती है। द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब, यानी कि क्या, कि जो असिस्टेंट है ऑडिट में, यानी जो टीम मेंबर्स है, शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड रखना चाहिए बियॉन्ड द प्रोग्राम। यानी कि ऐसा नहीं कि जो प्रोग्राम में दिया है अब कट्टू वैसे की वैसे ही सब अप्लाई करोगे, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, नहीं। अगर आपको कुछ लगता है कि अरे एक पर्टिकुलर ऑडिट एरिया में और भी ऑडिट प्रोसीजर्स होने चाहिए, या फिर इसको हमें और डिटेल में एग्जामिन करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ओपन माइंड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत रिजिड हो, आप सिर्फ ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे कर रहे हो, नहीं। ऑडिट प्रोग्राम तो करना ही है फॉलो, लेकिन उसके बियॉन्ड भी आपको सोचना है एज अ टीम मेंबर, है ना। ओपन माइंड रखना है। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स। फिर अगर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर जो ऑडिटर के रिपोर्ट को चेंज कर सकता है, या फिर वैसा कोई मैटर जो मटेरियल है, अगर ध्यान में आता है टीम मेंबर को अपार्ट फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम, तो उसने वो नोट करके रखना चाहिए एंड सीनियर को बताना चाहिए या पार्टनर को बताना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो समझ में आ गया, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। नेक्स्ट, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम रिव्यू होना चाहिए। अगर चेंजेस ज़रूरी है तो चेंज हुआ है या नहीं ऑडिट प्रोग्राम, वो देखना चाहिए। सो देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू टू असेस वेदर सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्यूट। तो क्या ये एडिक्यूट है, जो 6 महीने पहले था ऑडिट प्रोग्राम, क्या वो अभी भी एडिक्यूट है आफ्टर 6 months ऑफ कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट, या 3 months या 2 months, whatever it is, for example I am giving. Unless this is done, any change in the business policy client may not be adequately known. Consequently, audit work may be carried on the basis of the absolute. यानी क्या, अगर सपोज ड्यूरिंग द ऑडिट बिजनेस में कोई चेंजेस होते हैं, या फिर जो भी चेंज इन बिजनेस पॉलिसी हो जाता है, जो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर का भी चेंज होगा, करेक्ट है। तो अगर वैसा कोई चेंजेस होता है तो यार ऑडिट प्रोग्राम में भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप पुरानी ऑडिट प्रोग्राम को लेके, पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके अगर आप चेक करोगे तो ये नहीं चलने वाला है ना। अगर चेंजेस है तो ऑडिट प्रोग्राम में भी चेंज होना चाहिए, नहीं तो ऑडिट प्रोग्राम यूजलेस हो गया फिर। द होल ऑडिट में भी हेल्ड एज नेग्लिजेंट कंडक्टेड, यानी अगर आप कोई मतलब अगर बिजनेस में चेंज हुआ है, आपने ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं किया, अकॉर्डिंगली ऑडिट भी आप पुराने ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ही कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक नेग्लिजेंट माना जाएगा, है ना। एंड द ऑडिटर मे हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको पता है, अगर ऑडिटर नेग्लिजेंटली काम करता है, यानी क्या कि ओपन माइंड नहीं रखता है, अगर वो चेंजेस के हिसाब से नहीं चलता है, यानी कि नज़रअंदाज कर देता है कोई चीज़ को, तो उसको लीगैलिटी लगती, मतलब कोई पेनल्टी हो गया, कोई फाइन हो गया, वैसी चीज़ें लग सकती है ऑडिटर को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिटर को टू रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, the utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the audit program as also the client's operation and internal controls under periodic review. क्या बोला गया देखो, तो ये बोल रहा है कि जो ऑडिट प्रोग्राम का यूज़ है वो ऑब्वियसली क्लाइंट के ऑपरेशंस और इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से डिपेंड करेगा, है ना। अगर कोई इनएडिक्वेसी है, डेफिशिएंसी है, वो रिमूव होनी चाहिए ऑडिट प्रोग्राम में से भी, है ना। हाउएवर एज अ बेसिक फीचर ऑडिट प्रोग्राम नॉट ओनली लिस्ट द टास्क टू बी कैरिड आउट बट ऑल्सो कंटेन्स अ फ्यू रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ऑडिट प्रोग्राम में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडिट टीम मेंबर्स को लिस्ट ऑफ टास्क दिए जाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखे जाते हैं कि कैसा कैरी आउट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। कितने हद तक के चेक करना है, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सैम्पल अगर होगा तो सैम्पलिंग का कितना सैम्पल लेना है चेकिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो देयर। सो लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज बाय द प्रिंसिपल, एवरी असिस्टेंट नीड्स टू कैरी आउट द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब जब तक कि ऑडिट प्रोग्राम को प्रिंसिपल अगर अमेंड नहीं करता, चेंज नहीं करता, तो जो ऑडिट प्रोग्राम है उसी को ये लोग फॉलो करेंगे। Many persons believe that this brings an element of rigidity. Yes, ऑडिट प्रोग्राम में एक रिजिडिटी, यानी कि एक जैसा फॉर्मेट है वैसा हिसाब से ही, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक रिजिडिटी लाता है। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन माइंड रखने को भी तो हम कह रहे हैं, है ना। दिस इज़ नॉट ट्रू प्रोवाइडेड द पीरियोडिक रिव्यू इज अंडरटेकन टू कीप द प्रोग्राम एज अप टू डेट। तो ये रिजिड नहीं माना जाएगा, यानी ये फिक्स्ड, जिसको बोलते हैं ना फिक्स्ड,
ये माना नहीं जाएगा फिक्स्ड रिजिड, अगर आप अप टू डेट रखते हो प्रोग्राम को, ओपन माइंड रखते हो, है ना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अभी ऑडिट प्रोग्राम को बनाना देखते हैं। द ऑडिट प्लानिंग आइडियली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस। ये हमने देखा था कि ऑडिट प्लान कब से शुरू होता है, जब से प्रीवियस यानी लास्ट टू लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म होता है ना, कंक्लूड होता है। एंड अलॉन्ग विद द रिलेटेड प्रोग्राम इट शुड बी कंसिडर्ड फॉर मॉडिफिकेशन एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। तो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ऑडिट प्रोग्राम भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होना चाहिए जैसे कि ऑडिट बढ़ते जाता है आगे। सच कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल का इसमें रिव्यू यानी इंटरनल कंट्रोल ज़रूरी है जानना। प्रिलिमिनरी इवेल्यूशन द रिजल्ट्स ऑफ हिज कंप्लायंस एंड ओके वाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अभी मेन चालू हो गया कि ऑडिट प्रोग्राम को बनाते समय द ऑडिटर में कंक्लूड that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct his audit. तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय अगर ऑडिटर ऐसा कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल्स लगा है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट है। हाउएवर द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स व्हेन देयर आर सम अदर मोर इफिशिएंट वेज। अगर कोई और इफिशिएंट वेज है जिससे हमें एविडेंस मिल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर कह सकता है कि इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करना है। तो ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर्स। कितना ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब प्रोसीजर्स टास्क लिस्ट होते हैं ऑडिट प्रोग्राम में तो टाइमिंग भी लिस्ट होता है कि कितने दिनों में ये कंप्लीट करना चाहिए। द कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी असिस्टेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स। तो दूसरे ऑडिटर कितने इन्वॉल्व है या फिर जो असिस्टेंट है टीम मेंबर्स क्या वो अवेलेबल है उस पर्टिकुलर डेट पे जब उनको काम कैरी आउट करना है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी है। नेक्स्ट इज फर्दर द ऑडिटर नॉर्मली हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग व्हेन टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, चलो मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि एक दिन में ये खत्म होना चाहिए वर्क, तो अगर नहीं भी होता है तो एक बफर टाइम भी रख सकते हैं कि ठीक है चलो आज नहीं हो तो आप आगे के 1-2 दिन में कंप्लीट कर दो। तो वैसे तो फ्लेक्सिबल होता ही है, ऐसा नहीं है कि ऑडिट प्रोग्राम जैसा है कट टू वैसे ही करना है, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाउएवर इन सम केसेस द ऑडिटर मे हैव नो डिस्क्रिशन एज टू द टाइमिंग। फॉर एग्जाम्पल लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर जैसे ऑडिट प्रोग्राम में बोला वैसा ही करना है, ऐसा भी होता है। एग्जाम्पल दिया व्हेन ऑब्जर्विंग द टेकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। अभी अगर इन्वेंट्रीज को आप फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो, इन्वेंट्री काउंटिंग को आपको अटेंड करना है तो आपको डेफिनेटली जो क्लाइंट डेट्स देगा उन्हीं डेट्स पे आपको जाके अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो ये डेट्स आप नहीं चेंज कर सकते हो एज अ ऑडिटर, करेक्ट। ये क्लाइंट पे भी डिपेंड होता है। तो ये डेट को आप चेंज नहीं करो, ये डेट वही रहेगी जब तक के पॉसिबल है। तो इन्होंने वही बोला है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबल नहीं भी होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। अभी ये आ गया क्वेश्चन कि क्या सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो। तो देखो, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। जो ऑडिट का स्कोप है, लिमिटेशन है, उसके अंडर ही आपको काम करना है। आपको ओरली नहीं बट रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए, है ना। एविडेंस रिलायबली अवेलेबल है या नहीं, रीजनेबली अवेलेबल है या नहीं, वो देखना चाहिए। आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस। आपको बेस्ट एविडेंस देखना है, आपको क्या वो एविडेंस अवेलेबल है या नहीं वैसा देखना है। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल। आप वही प्रोसीजर्स यूज़ करो ना, वही प्रोसीजर्स अप्लाई करो जो यूजफुल है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया। अभी अगर आप इन्वेंट्री काउंटिंग करो तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे का, क्यों इन्वेंट्री काउंट करना है, वो आप इंक्लूड करो। सफिशिएंट डिटेल्स दो, इंस्ट्रक्शंस दो, है ना, एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द पेपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और भी है, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। मिस्टेक होने के जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो उसको कंसिडर करो। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। जो भी आइटम्स है बैलेंस शीट P&L के, उसके साथ में आप प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करो। तो ये सारी चीज़ें है। देखो, एक डायग्राम में उन्होंने बताया है कि क्या सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जब आप ऑडिट प्रोग्राम को
ड्राफ्ट करते हो, बनाते हो। ऑलराइट, ठीक है। आगे, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। यस, ऑब्वियसली ऑडिट प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है? क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए ताकि हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, ओपिनियन दे सके, है ना। ऑडिट एविडेंस में भी डिफाइंड, अब यहाँ पे डेफिनेशन है ऑडिट एविडेंस का कि एज द इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन होगा, अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा एग्जाम में अगर आता है ऑडिट एविडेंस। सो यू मस्ट राइट दैट ऑडिट एविडेंस में बी डिफाइंड as the information used by the auditor in arriving at the conclusion, है ना, on which auditor's opinion is based. तो audit evidence includes both information contained in accounting records and other information, ठीक है। जो फाइनेंशियल, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दी गई है वो इन्फॉर्मेशन तो होती है एविडेंस में, लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक्सटर्नल पार्टी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इंक्वायरी कर लिया, वो भी हो सकता है, तो दैट इज आउट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो अदर इन्फॉर्मेशन भी आता है। नेक्स्ट, एविडेंस इज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन। ये हमने देख लिया कि ओपिनियन का बेसिस होता है। ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर दैट बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोग्राम उसी के लिए बनाया गया होता है ताकि हमें एविडेंस मिले। व्हाट इज बेस्ट एविडेंस फॉर टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी असर्शन इज अ मैटर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। अभी कौन सा एविडेंस बेस्ट होगा, कौन सा नहीं, इसके लिए कोई मैथ्स नहीं है, इसमें टोटली जजमेंट इन्वॉल्व है, मैटर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो ऑडिटर है उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज करेगा वो कि क्या बेस्ट एविडेंस है क्या नहीं है। ऑलराइट, दिस इज द प्रिलिमिनरी टास्क बिफोर द ऑडिटर व्हेन देयर ड्रॉज अप ऑडिट प्रोग्राम। तो ये एक टास्क ही हो गया ना कि क्या एविडेंस बेस्ट होगा क्या नहीं, तो ये ऑडिट स्टार्ट करने के पहले। ट्रांजैक्शंस आर वेरीड इन नेचर एंड इम्पैक्ट, प्रोसीजर्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड डिपेंड ऑन प्रायर नॉलेज। ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं। इन मोस्ट ऑफ द असर्शंस मच ऑफ द एविडेंस बी ड्रॉन एंड ईच वन शुड बी कंसिडर्ड and waited to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. अभी मैं बता देती हूँ assertion यानी क्या। जैसे पर्टिकुलर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन का एंट्री किया है। अभी उस एंट्री में कंप्लीशन यानी कंप्लीशन असर्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंप्लीशन असर्शन है कि क्या वो एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्या अमाउंट्स बराबर डाले हैं, क्या वो एंट्री को डेबिट और क्रेडिट करेक्टली किया है, क्या वो प्रॉपर क्लासिफाई किए गए हैं। तो दैट इज नथिंग बट अ कंप्लीशन असर्शन जिसको मैं बोलूँगी। तो ये असर्शंस होते हैं अलग अलग, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द असर्शंस मच ऑफ द एविडेंस बी ड्रॉन एंड ईच वन शुड बी कंसिडर्ड। हर एक असर्शन को कंसिडर करना चाहिए एंड वेटेड टू असर्टेन इट्स वे टू प्रूव टू और डिसप्रूव द असर्शन। और वेट्स देने चाहिए एविडेंस को कि क्या ये असर्शन को प्रूव कर रहा है, डिसप्रूव कर रहा है। इन दिस प्रोसेस एन ऑडिटर वुड बी इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई द एविडेंस दैट ब्रिंग्स द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन टू हिम। ठीक है, द ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। तो कहाँ से ऑडिटर एविडेंस ले सकता है, क्या है वो फील्ड्स, क्या है वो टाइप्स। तो देखो, वो डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे वाउचर्स हो गया, बिल्स हो गए। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे इन्वेंट्री का फिजिकल काउंटिंग इट कैन चेक। स्टेटमेंट देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं मैनेजमेंट एम्प्लॉय को। स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है ऑडिटर, सैम्पल को चूज़ करने के लिए कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं। इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस डेटा। मिनट्स चेक कर सकते हैं। मिनट्स यानी मीटिंग जब चलती है किसी कंपनी में, उसमें एक पर्सन लिखते रहता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, है ना। तो दैट इज नथिंग बट मिनट्स। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट। आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, विच रीड करते सी आपको समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी कैश इन हैंड के लिए बेस्ट एविडेंस क्या हो सकता है, काउंट, कि आप काउंट करो कैश, राइट। Another thing for investment, pledge with the banker's certificate. So certificate is going to be your evidence. For verifying assertions about book debts, the client's ledger invoices, debit notes, credit notes, ये सारी चीज़ें। बुक डेप्स यानी क्या, डेटर्स जो है आपके, अगर आपको वो देखना है तो आप क्या करोगे, आप लेजर इन्वॉइसेस क्रॉस वेरीफाई करोगे क्लाइंट और सामने वाले पार्टी के यानी डेटर के, है ना।
डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, मंथली अकाउंट्स स्टेटमेंट सेंड टू द कस्टमर्स, वो सारी चीज़ें। तो ये एग्जाम्पल दिए। द ऑडिटर हाउएवर हैज़ टू प्लेस अप्रोप्रिएट वेट ऑन ईच पीस ऑफ एविडेंस, हर एक एविडेंस पे करेक्ट वेट देना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली शुड प्रिस्क्राइब द प्रायोरिटी ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या प्रायोरिटी रहेगा, ऑडिटर को डिसाइड करना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट इन ऑल केसेस वन प्रोसीजर मे नॉट ब्रिंग द हाइएस्ट सेटिस्फैक्शन एंड इट मे बी डेंजरस टू द ऑडिटर टू इग्नोर एनी एविडेंस दैट इज़ अवेलेबल। तो अगर कोई एविडेंस अवेलेबल है उसको इग्नोर नहीं करना है। और कोई अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला कि वन प्रोसीजर मे नॉट बी द हाइएस्ट सेटिस्फैक्शन, यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करते हो, जैसे कि आप इंक्वायरी करते हो, तो इंक्वायरी अलोन इज़ नॉट गोना गिव यू हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। आप उसके साथ में, इंक्वायरी के साथ में ऑब्जर्वेशन या फिर कह सकते हो रिटन क्वेश्चनर बना सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो। तो that is what they have told. By the word available, we do not mean that the evidence available with the client is the only available evidence. तो ऐसा नहीं है आपको जाके ढूंढना पड़ेगा एविडेंस, ऐसा नहीं है, मतलब ढूंढ के जो भी एविडेंस मिलेगा उसको भी हम अवेलेबल बोलेंगे। ओके, तो ऑडिटर शुड नो व्हाट नॉर्मली शुड बी अवेलेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस एंड यूसेज। तो ऑडिटर को पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने डेटर्स के बारे में बोला, तो ऑडिटर को पता होना चाहिए कि अगर डेटर्स की बात है तो हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है, जो डेटर है कंपनी का, तो उस डेटर से हम लोग लेजर मंगवा सकते हैं। तो ऑडिटर को ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम लोग अवेलेबल एविडेंस। दो वो दिख नहीं रहा है आपके सामने इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन आपको इतना तो पता है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, अभी लास्ट है ये इस चैप्टर में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम के। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So see what are the advantages and disadvantages of audit program. So if we talk about advantage, it assist carrying out the audit, है ना, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ये ऑडिटर को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑडिट। सेकेंड इज इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स टू प्रोवाइड अ टोटल पर्सपेक्टिव। सो जो मेजर ऑडिट्स यानी जो बड़े ऑडिट्स होते हैं, लार्ज स्केल कंपनियों के ऑडिट होते हैं, वहाँ पे एक टोटल ओवरव्यू कि कैसा ऑडिट होगा उसके लिए ये हेल्प करता है। क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के साथ में टाइम, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, कितने टाइम में ख़त्म होने वाला होता है वो होता है, किसको असाइन किया गया है वो होता है। तो इन शॉर्ट परफॉर्मेंस कैसा होगा काम का वो सब पता चलता है। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर दिस जॉब, तो टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करना, उनकी कैपेबिलिटी देख के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हेल्प होता है if you have the proper audit program. Without a written and predetermined program, work is necessary to be carried out the mental plan. यानी आपके मन के हिसाब से आप प्लान बना लोगे अगर रिटन नहीं रहा तो ऑडिट प्रोग्राम। तो इस वजह से बोला कि ऑडिट प्रोग्राम रिटन होना चाहिए। इन सच ए सिचुएशन देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिटन ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाते, उसे मेंटली सबको बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एरिया ऑडिट का छूट जाए, कोई रिकॉर्ड एग्जामिन करना छूट जाए, है ना। अंडर अ प्रॉपरली फ्रेम्ड प्रोग्राम सच डेंजर इज सिग्निफिकेंटली लेस। तो अगर आपने प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो ये डेंजर भी खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। द असिस्टेंस बाय पुटिंग द सिग्नेचर ऑन प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे मैंने बोला था कि ऑडिट प्रोग्राम में सिग्नेचर्स भी होता है, किसका, जो काम करने वाला है, जिसको असाइन किया गया है वो साइन करेगा कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो साइन कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, है ना। फिर क्या है, द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट्स इन हैंड। तो अगर प्रिंसिपल को पता है कि ये पर्टिकुलर ऑडिट एरिया इतने टाइम लिमिट में चेक हो जाना चाहिए था और व्हाटसोएवर, तो प्रिंसिपल को एक कंट्रोल होता है कि ऑडिट किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है ना। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ऑडिट्स। तो एक गाइडेंस के तौर पर देखा जा सकता है ऑडिट प्रोग्राम को। नेक्स्ट इज अ प्रॉपर्ली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ इन चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि सपोज इन्वेंट्री काउंटिंग था लेकिन वो करेक्टली हुआ नहीं, प्रॉपर्ली हुआ नहीं, इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग को अटेंड करना पड़ता है ऑडिटर को, तो हो सकता है कि वो टीम मेंबर ने कोई प्रॉपर वर्क नहीं किया है, प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं किया है। तो दिस इज नथिंग बट अ नेग्लिजेंस, राइट। मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ओके। सो इट कैन बी ए केस ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो
इस नेग्लिजेंस के केस में ऑडिट प्रोग्राम अगर आपके पास हो तो आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री काउंटिंग को कौन कौन टीम मेंबर्स असाइन थे, एंड देन यू कैन ट्रेस, राइट, यू कैन ट्रेस एज टू किसने नेग्लेक्ट किया है. इट मे बी ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग दैट ही एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर दैट वाज एक्सपेक्टेड. तो क्या स्किल एंड जो रीजनेबल स्किल और केयर यूज़ करना चाहिए था, क्या उसने यूज़ किया है या नहीं, वो समझ में आएगा. सम डिसएडवांटेजेस, अभी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि द वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ जो दिया ऑडिट प्रोग्राम में उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर लगाया है, करा है बस. मतलब वो रिजिड होने के चांसेस बहुत है, मैकेनिकल होने के चांसेस बहुत है, रादर देन फ्लेक्सिबल, रादर देन ओपन माइंडेड. तो उस वजह से यहाँ पे बोला गया कि इट कैन बी मैकेनिकल, कुछ चीज़ें बिना अंडरस्टैंडिंग के भी कैरी आउट हो सकते हैं, राइट, कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग किस कंपनी का वो कंपनी जो है कौन सी इंडस्ट्री में फॉल होती है, हमें पता ही नहीं और हम लोग चेक किए जा रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में तो सब कुछ लिखा है, इंस्ट्रक्शन दिया, ऑडिट प्रोसीजर दिया है, लेकिन हमने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं किया कि बिजनेस कौन सा है, तो वो एक डिसएडवांटेज हुआ. द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड, जैसे मैंने बोला इनफ्लेक्सिबल हो सकता है. चेंजेस इन स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल में रेंडर प्रिकॉशन नेसेसरी एट पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ओरिजिनली डिसाइडेड. तो अगर कोई बीच में से स्टाफ चेंज हो जाता है या फिर इंटरनल कंट्रोल चेंज हो जाता है, तो प्रोग्राम अगर चेंज नहीं हुआ तो अकॉर्डिंगली उसके रेपरकशंस हो गए. देन इनएफिशिएंट असिस्टेंट, अगर असिस्टेंट में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो समझ पाए उसको ऑडिट की पर्टिकुलर जिस एरिया का वर्क असाइन किया उसका नॉलेज ही नहीं है उसको, उसने वो छोड़ दिया था सिलेबस में, बाकी पढ़ाई की थी. तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस. A hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistant. तो जैसे मैंने अभी ऑडिटर कैन से कि जैसे ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है आपको वैसा ही कंडक्ट करना है ऑडिट, तो ये तो जो असिस्टेंट उस ऑडिट वर्क को परफॉर्म कर रहा है ये उसका दिमाग तो नहीं लगाएगा, वो जो इंस्ट्रक्शंस दी उसी के अकॉर्डिंगली करेगा. तो ये हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ, ये इनिशिएटिव जो ले सकता है असिस्टेंट उसको किल करता है ना, उस थॉट को किल करता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. ऑल दिस डिसएडवांटेज में बी एलिमिनेटेड. तो क्या ये एलिमिनेट हो सकता है? हाँ, ये एलिमिनेट हो सकते हैं बाय इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ द वर्क. तो आप सुपरवाइज जब करोगे असिस्टेंट के काम का तब ये सब चीज़ें डिसएडवांटेज एलिमिनेट हो सकती है. तो ऑडिटर मस्ट हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड एज रिगार्ड्स द असिस्टेंट. द असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू ऑब्जर्व मैटर्स, यानी क्या कि उसको ओपन माइंड रखने को एनकरेज करना चाहिए ऑडिटर ने असिस्टेंट को कि आप ओपन माइंड रखो, आप बहुत ज़्यादा रिजिड मत रहो, ठीक है. एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे तो मुझे बताना, ऐसा. तो एक रिसेप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए किसका? ऑडिटर का. ओके, ऑल राइट. सो अभी इसके बाद सारा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड सारा केस स्टडी बोल दो या फिर सारे जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो सब है जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे आफ्टर वी कंप्लीट ऑल दीज कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स. सो ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं. सो यस, till then watch all the first chapter and second chapter lectures. आपको अगर पसंद आया होगा तो do give it a like, है ना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एंड yes, if you want anything else, any changes in explanation or anything, let me know in the comment section. Thank you so much for watching.